याद है डेफिल मेथड? हाँ भाई, जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि अगर हमें कोई कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड हुआ है फ्यूचर एक्सपेंसेस के लिए, देन वी नीड टू क्लासिफाई दैट अमाउंट एज अ लायबिलिटी टिल द टाइम हम उस पैसे को यूज़ करें। तो जैसे जैसे वो पैसे यूज़ होंगे वैसे वैसे वो एक्सपेंस बनेगा और वो डेफर्ड किस में कन्वर्ट होगी? इनकम में। दिस इज कॉल्ड डेफिल मेथड। फिर हमने देखा था कि भाई आपको कंट्रीब्यूशन कैपिटल एसेट्स के लिए भी मिलता है। तो अगर आप ये कहते हैं कि आपको कंट्रीब्यूशन कैपिटल एसेट के लिए मिला है तो वो तब तक डेफर्ड लायबिलिटी में रहेगा जब तक आप वो कैपिटल एसेट एक्वायर नहीं कर लेते। और वंस यू एक्वायर दैट कैपिटल एसेट तब भी वो डेफर्ड में ही रहेगा। जब जब वो डेप्रिशिएट होगा तब तब आप यहाँ से निकाल के कहाँ फेंकते रहेंगे? इनकम में। जस्ट लाइक गवर्नमेंट ग्रांट, जिसमें आप फेयर वैल्यू मेथड पे अपनी ग्रांट को कैरी करते हैं और जैसे जैसे एसेट डेप्रिशिएट होता है वैसे वैसे वो रिवर्स होकर क्या बनती है? इनकम। याद आया कुछ? और एक फंड कहलाता है एंडोमेंट फंड। वो क्या होता है? सर ये आपको याद ही नहीं है। एंडोमेंट फंड होता है कि जिसका प्रिंसिपल अमाउंट आप यूज नहीं कर सकते। यू कैन ओनली यूज इनकम दैट हैज बीन अर्न फ्रॉम दैट फंड। वो कहलाता है एंडोमेंट फंड। वो स्पेसिफिक इक्विटी बनती है आपकी। एक होता है जनरल फंड, एक होता है स्पेसिफिक फंड। तो इसी नौयत को, इसी बेस को रखते हुए ये सवाल मैंने बनाया है जिसमें तकरीबन कवरेज है आपके पूरे डेफिल मेथड की और एनपीओ की। तो जी जल्दी शुरू हो जाए, जल्दी से। किसी ने ओपनिंग अक्यूमुलेटेड फंड निकाला है? सबसे पहले द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द क्वेश्चन इज कैलकुलेटिंग ओपनिंग अक्यूमुलेटेड फंड, जहाँ से आपके सवाल की शुरुआत होगी। तो पहले इधर देख लो कि इफ़ यू गाइस हैव कैलकुलेटेड और नॉट। तो हमने कहा भाई सबसे पहले हम कर लेते हैं वर्किंग ऑन ओपनिंग अक्यूमुलेटेड फंड। अच्छा, अगर मैं सवाल में देखूं तो मेरे पास ओपनिंग अक्यूमुलेटेड फंड के लिए, क्योंकि देखो ये दिया हुआ है ना 5952, इसके रिलेटेड आपको नीचे दी हुई होगी इंफॉर्मेशन। डिटेल्स अबाउट द फंड आर एज फॉलोज। पहला, सम फंड्स अमाउंटिंग टू रुपीज, ये प्लीज बहुत फोकस होकर देखिएगा। सम फंड्स अमाउंटिंग टू रुपीज 1.75 मिलियन वर रिसीव्ड ऑन September 1, 2021। ऐसा ही है, कौन से साल की बात हो रही है? पिछले साल की। पिछले साल ये पैसे आए होंगे। अब वी डोंट नो कि इसकी क्लासिफिकेशन क्या हुई होगी जब तक मैं इसको पूरा रीड ना कर लूं। आगे जी, फॉर द एक्विजिशन ऑफ प्लांट, इसको जरा हम हाईलाइट कर लेते हैं। ये दिया गया था पैसा आपको फॉर द पर्पस ऑफ एक्विजिशन ऑफ कैपिटल एसेट। अच्छा, जब कैपिटल एसेट के लिए पैसे मिलते हैं तो क्या करते हैं उसको? नहीं, स्पेसिफिक नहीं, गलत। अभी भी कैश डेबिट हो जाता है और डेफर्ड लायबिलिटी क्रेडिट हो जाती है। यू कैन नॉट मेक इट एज योर इनकम टिल द टाइम वो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। तो ये डेफर में चला गया होगा। हमने कहा चले भाई ये भी बात समझ आती है। द प्लांट वॉज एक्वायर्ड ऑन April 1, 2022, यानी इस साल एक्वायर किया गया। मतलब ओपनिंग में ये लायबिलिटी में मौजूद होगा। ओपनिंग में लायबिलिटी में, यानी ये जो ऊपर फंड का बैलेंस दिया हुआ है, यू गाइस नीड टू क्लासिफाई कि वो इक्विटी है या लायबिलिटी है। ये हमने सीखा हुआ भी एनपीओ की क्लासेस के अंदर। तो मैंने कहा भाई ये तो चला गया डेफर्ड लायबिलिटी में, हम इसको यहाँ पे मार्क भी कर लेते हैं अपने हिसाब से ताकि हमें याद रहे। ये आपका चला गया भाई डेफर्ड लायबिलिटी में। और इसको हम जरा, सही है भाई, ये आ गया डेफर्ड लायबिलिटी हमारे पास। चलिए जी आगे, यानी ओपनिंग में ये डेफर्ड लायबिलिटी में, ये तो बात शो शॉर्ट है। आगे जी, सम फंड्स अमाउंटिंग टू रुपीज 3 मिलियन वर रिसीव्ड ऑन January 1, 2021, यानी लास्ट ईयर मिले थे ये पैसे। ये भी लास्ट ईयर के हैं। फॉर सपोर्टिंग मेडिकल क्लिनिक्स एंड हॉस्पिटल्स टिल 31 दिसंबर 2021, एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू रुपीज 1.75 मिलियन हैव बीन मेड। ड्यूरिंग द ईयर अ फर्दर एक्सपेंडिचर ऑफ रुपीज 0.35 मिलियन वॉज मेड। यानी अगर मैं ये बात कहूं कि टिल 31 दिसंबर 2021 तक कितने पैसे खर्च हो चुके थे, और अगर आपको डेफिल मेथड याद हो, अगर आपने रिवाइज किया हो, तो वहां पे ये लिखा हुआ है कि अगर आपको फ्यूचर एक्सपेंसेस के लिए पैसे मिलते हैं
वो आपके डेफर्ड में रहते हैं तब तक जब तक वो एक्सपेंस ना हो जाए। तो ये भी डेफर्ड में चला गया होगा। आई थिंक ये भी बात क्लियर है। तो हमने कहा कि सर इसको भी हम ऑल टुगेदर एक डेफर्ड का पार्ट बनाते हैं और यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं कि दिस ऑल्सो पर्टेन्स टू डेफर्ड लायबिलिटी। बट अगेन इधर देख के मुझे बताओ, क्या ये पूरा अमाउंट डेफर्ड में जाएगा या खर्चा होने के बाद वाला? तो हमने कहा 3 मिलियन में से मैंने 1.75 मिलियन माइनस किया तो 1.25 मिलियन। 1.25 मिलियन मेरा डेफर्ड लायबिलिटी है, वो भी कौन सा? ओपनिंग। इस सवाल में आपकी प्योर कॉन्सेप्चुअल टेस्टिंग है पूरे डेफर्ड मेथड की। चलें जी, ये भी बात समझ आती है। फिर हमने कहा स्पेसिफिक फंड हैज बीन सेट अप फॉर 10 years of rupees 1 million from which the income earned will be used for the education of the students and upon the term expiration of the principal to be used to set up the educational institution। ये कौन सा फंड है? इंडोमेंट फंड है। अच्छा, जब ये इंडोमेंट फंड है तो आप इस बात को याद रखें ये स्पेसिफिक इक्विटी है, ऐसा है। तो हम अगर यहाँ पर एसेट्स रखें, प्लीज बहुत फोकस होकर सुनिएगा। मैंने कहा एसेट्स ये आ गए सीधे, मैंने तो टोटल लगा लिया ना, ब्रेकअप पे क्यों जाऊं जब मुझे ओपनिंग अक्यूमुलेटेड फंड निकालना है। मैंने कहा लायबिलिटीज आ गई, प्लीज सुनिएगा। मैंने कहा लायबिलिटीज मेरे पास जो हैं वो इसमें से ये माइनस करवाने के बाद है। चेक कर लो एक बार, इन सबको सम करो, इन सबको सम करो। दीज आर योर लायबिलिटीज। जल्दी से 750, 1800, 1143 और 675। यही है। चलें जी, आपने कहा कि ये वाली अमाउंट अगर इसमें से मैं माइनस करूं, प्लीज सुनिएगा, ये वाली अमाउंट अगर मैं इसमें से माइनस करूं तो आई विल गेट 5952। ये 5952 फंड्स हैं, बट यू नीड टू क्लासिफाई क्या वाकई फंड है या इसमें से भी कुछ डेफर्ड लायबिलिटीज हैं। बिल्कुल हैं। अब यहां पे एक माइनस करते हैं, इसमें से लेस कर दें डेफर्ड लायबिलिटी रिलेटिंग टू प्लांट। कितनी भरी हुई है हमारे पास? 1.75 मिलियन। तो हमने कहा 1.75 को ये 1750 हो गई, ऐसा ही है। अच्छा, हमने कहा ये आ गई आपके पास डेफर्ड लायबिलिटी। इसमें से एक और लेस करो रिलेटिंग टू फ्यूचर एक्सपेंसेस, रिलेटिंग टू, तो हमने कहा 3 में से अगर मैंने 1.75 माइनस करेंगे ना, यानी 1.75 आई थिंक उसने खर्चा किया है, तो 1.25 बचेगा। ये आ गया 1250। अभी हम बेसिकली बाइफर्केशन कर रहे हैं, सिर्फ इस चीज़ की कि भाई हमारे पास ऑल टुगेदर फंड कितना है। अच्छा, अब मेरे पास आ गया इनको माइनस करने के बाद ये डेफर्ड लायबिलिटी माइनस करने के बाद मैंने इसमें से माइनस किया इंडोमेंट फंड। इंडोमेंट फंड कितना है? 1000 का है, यही है ना? 1 मिलियन था ना आपके पास। इसके बाद ये बच गया जनरल फंड। ये जो जनरल फंड है आपका, दिस विल बिकम पार्ट ऑफ योर इक्विटी, और ये इंडोमेंट फंड भी, यानी दिस इज जस्ट अ ब्रेकअप। आपको पता लगेगा कि यहां से सवाल की शुरुआत होनी है। पहले तो बात क्लियर है। तो ये आपकी आ गई ओपनिंग इक्विटी।
इस बार जो खर्चा हुआ है वो कैपिटलाइज होगा और फिर जब जब वो डेप्रिशिएट होगा तब तब इसमें से ट्रांसफ़र होगा। नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? चलो अगर बाद में मिल भी जाए तो तुम्हें उसके लिए ही मिला है ना, तो उसकी रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड कर देना उसको। यार बेंचमार्क तो नहीं, पर ये कि अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है उससे। अब वो हो रहा है तो भी सही है, अगर हो रहा है और विद इन टाइम हो रहा है। ऐसे तो तुम लेटे लेटे पूरा दिन करते रहो उसको, हो तो जाएगा। हाँ भाई, पीपी का अकाउंट बना लिया? हाँ जी, ऑनलाइन वालों, पीपी का अकाउंट बन चुका है? निहाल, ईमान, अलिशबा, जल्दी बता दो। यस, ओके, चलो फिर देख लेते हैं। मुझे बताओ, पीपी के लिए उसने ब्रेकअप बता दिया आपको नीचे। उसने कहा 3,500 में से जो 40% है आपका, वो लैंड से पर्टेन करता है। तो हमने कहा कि भाई 3,500 इंटू 40% ये आ गया। फिर हमने कहा 3,500 माइनस दिस, ये आ गया। और हमारे पास, क्योंकि पीपी का हम एक अकाउंट बना रहे हैं, तो इसके अलावा हमारे पास क्या मौजूद था? इक्विपमेंट, ऐसा ही है। और इक्विपमेंट की वैल्यू कितनी थी? हाँ भाई, 2,000। तो अगर आप इन सबको सम करें तो ये बनता है 5,500। ये आ गई कॉस्ट ऑफ एसेट जो ओपनिंग में अपीयर हो रही है। पर एक बात याद रखिएगा, इसमें इस सवाल में अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट अलग है। पता चले तुम लोगों ने डेप्रिसिएशन इसी में चिपका दिया।
वो एक अलग गेम है। तो आपने वो अक्यूमुलेटेड को अलग से रखना है, वो ये रहा जी। या तो आप इतने चैम्प हो जाएं तो फिर आप एक साथ बनाइएगा नेट करके, फिर आप सब नेटिंग पे लेके जाइएगा, सही है। खैर, अब हमने कहा कि भाई पूरी ट्रांजैक्शंस को डिटेल में देख लेते हैं, इधर फोकस के साथ पीपी करवा रहा हूं पहली एडजस्टमेंट। पीपी के रिलेटेड अगर मैं बात कहूं तो देखो समरी ऑफ पेमेंट्स दिया हुआ है फॉर द ईयर की, कि इस साल ये पेमेंट्स हुई हैं। तो हमें एक बार इस पर नजर घुमानी होगी लाजमी कि भाई समरी ऑफ पेमेंट्स में क्या क्या शामिल है। तो हमने कहा कि भाई एडिशनल कंसिडरेशन पेड ऑन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन, वो 50 दी हुई है मतलब पीपी बेचा होगा। और फिर प्लांट एक्वायर किया 1500 का, और ये जो है प्लांट अगर मैं आपको बता पाऊं तो ये 1500 आपने पूरे टोटलिटी में पे किए हैं एडिशन के लिए, ऐसा है। देखो ऊपर यहां पे जाके देखो ये क्या बताया था इसने, सम फंड्स अमाउंटिंग टू ₹1.75 मिलियन वर रिसीव्ड ऑन September 1 फॉर द एक्विजिशन ऑफ प्लांट, यानी प्लांट की एक्विजिशन के लिए आपको पैसे दिए गए थे, ऐसा है, पक्की बात है। हाँ भाई, तो ये रहे, तो ये तो डेफर्ड में पड़े हुए ना, तो कैश आ गया होगा और डेफर्ड में ये पैसे मौजूद होंगे। पर अगर मैं सवाल देखता हूं तो सवाल के अंदर मैं देखूं तो यहां पे मुझे ये बताया गया है कि भाई 1500 का आपने ऑल टुगेदर क्या खरीदा है, प्लांट परचेज किया है, ऐसा है। चलें जी, अब हम यहां पर आ गए, हमने कहा एडिशन में प्लांट कितने का दिखा दें, 1500 का। और यही साथ साथ मैं अगर आप लोगों के लिए कैश का अकाउंट बनाता रहूं, कैश एंड बैंक, तो प्लीज मुझे बताते हैं सवाल से देख के ओपनिंग कैश एंड बैंक कितना आ रहा है, कितना था जी, 1500 का। चलें जी, 1500 का ओपनिंग कैश एंड बैंक आ रहा है। आपने प्लांट की एक्विजिशन के लिए कितने पे किए, आपने कहा सर मैंने 1500 पे किए, ऐसा है भाई। तो ये कैश एंड बैंक का अकाउंट आप साथ साथ बनाएंगे क्योंकि आपको क्लोजिंग दिया हुआ नहीं है, यू नीड टू रीच एट द क्लोजिंग। तो एंट्री क्या बनी होगी, पीपी डेबिट कैश क्रेडिट, ये मैंने कर लिया यहाँ पे, यहाँ तक कोई मसला। चलिए जी आगे, फिर हम गए सवाल के अंदर, हमने कहा कि यार पहले ये देख लो एक्सचेंज ट्रांजैक्शन में क्या है। वो बोल रहा है इक्विपमेंट जो परचेज किया गया था जुलाई 1 2021 पे, यानी पिछले साल के 7वें महीने में 2000 रुपये का था, वो देखो यहाँ पे दिख भी रहा है तुम्हें, ये रहा। ये क्या हुआ है, एक्सचेंज, तो एक्सचेंज हुआ है तो ये रहेगा या चला जाएगा, चला जाएगा। हमने कहा कि भाई डिस्पोजल आ गया 2000 रुपये का, कॉस्ट को कॉस्ट के अकाउंट से निकालेंगे, वो तो स्ट्रेट बात है हमारी, सही है जी। फिर हमने कहा कि भाई ये देखो कि ये खरीदा कब गया था, जुलाई 1 पे, ऐसा है। चलें जी अब आगे आ जाएं। अब हमने कहा कि भाई ये जो एक्सचेंज किया गया है 30 जून को किया गया है, यानी इस साल के 6वें महीने में, यानी 6 महीने इस साल भी चला है, तो वो डेप्रिसिएशन के वक्त देखते हैं। द फेयर वैल्यू ऑफ द डिस्पोज एसेट इज 1.8 मिलियन एंड द फेयर वैल्यू ऑफ द न्यू इक्विपमेंट इज 1.9। अब दोनों की रिलायबली मेजर हो सकती है, तो क्या मैं जाने वाले एसेट को आने वाले की वैल्यू पे रिकॉर्ड करूं, यस भाई, जो मेरा एसेट जा रहा है और जो दूसरा आ रहा है, तो मैं फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन गिवन पे रिकॉर्ड करता हूं ना, अनलेस कि मेरे एसेट की वैल्यू रिलायबल ना हो। और फिर नीचे लिख के भी दे रहा है, प्लीज देखिएगा कि एडिशनल कंसिडरेशन भी पे की है, कितने की, 50 की। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि सर यहां पर एडिशन बाय वे ऑफ एक्सचेंज, तो हमने कहा एडिशन बाय वे ऑफ एक्सचेंज के अंदर हमने कितने पैसे दिखाने, एक तो मैंने दिखा दिया 1900, ये थी मेरे एसेट की वैल्यू, प्लस इसमें क्या कर दिया मैंने 50, ये आ गया। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जब कैश का अकाउंट बनाऊंगा तो फर्दर इक्विपमेंट की एक्विजिशन के ऊपर मेरी जेब से कितने गए, 1800, हमारे वाले एसेट की वैल्यू 1800 है, 1800 लेंगे, बिल्कुल सही है भाई, गलती से मैंने 19 लिख दिया है। अच्छा मैं यहाँ से 50 का लिंक लगा दूँ, एक मिनट, बिल्कुल सही है, हमारे एसेट की वैल्यू 18 है, तो मैंने यहाँ पे 1800, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन, क्लियर है। चलें जी, अब अगर हम यहाँ पे ये देखें कि भाई डेप्रिसिएशन निकालना, यानी एडिशन डिस्पोजल पार्क हो गया, कंसिडर दिस एज योर डिस्क्लोजर,
जिसमें हम एडिशन लेते हैं, डिस्पोजल लेते हैं और फिर डेप्रिसिएशन पे आते हैं। अब आ जाए डेप्रिसिएशन एक एक करके निकालते हैं। सबसे पहले यहां पर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हम निकाल लेते हैं किसके ऊपर? हाँ भाई, बिल्डिंग के ऊपर। बिल्डिंग के ऊपर अगर मैं डेप्रिसिएशन निकालना चाहूं तो क्या इसके लिए मुझे रेट गिवन है? हाँ भाई, कितने का? डेप्रिसिएशन ऑन प्रॉपर्टी कितने पे बुक होता है? 20% के ऊपर। अच्छा, अब ऑन द रिड्यूसिंग बैलेंस बेसिस। अच्छा, अब मैंने कहा व्हाइल इक्विपमेंट इज डेप्रिशिएटेड एट द रेट ऑफ 15%, यानी अब आपने ये कॉस्ट पे तो नहीं लगा सकते, अब आपने यहाँ पे क्या करनी होगी? WDV की वर्किंग। अच्छा जी, आ जाएं। हमने कहा ओपनिंग, प्लीज बहुत फोकस होकर सुनिएगा। ओपनिंग मेरे पास टोटल लैंड एंड बिल्डिंग कितनी है? आपने कहा ये आ गई 3500। इसमें से आप लेस कर लें accumulated depreciation relating to बिल्डिंग, बट उससे पहले इसमें से आप लेस करवा दें लैंड। वो कितनी है? 1400, क्योंकि वो डेप्रिशिएट नहीं होगी। ये आ गया। अच्छा, अब समझने की बात यह है कि मुझे टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया हुआ है ऊपर, ऐसा है? तो टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपके पास जो दिया हुआ है, यहां पर एक मिनट रुकिएगा, मैंने कहा टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है आपका? देख के बताओ भाई। 1143, ये आ गया। अच्छा, क्या ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन सिर्फ बिल्डिंग का है? इक्विपमेंट का भी है? तो इसमें से अगर मैं इक्विपमेंट का डेप्रिसिएशन लेस करूं तो वो ऐसे लेस होगा कि ये जो 2000 था इसके ऊपर रेट कितना था जानी? 15% फॉर 6/12, यानी इसमें से अगर मैं ये कटा दूं तो मुझे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन सिर्फ किसका मिल गया? बिल्डिंग का, लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग। ये आ गया। तो हमने कहा कि सर ये वो बुक वैल्यू है जो एलिजिबल फॉर डेप्रिसिएशन है, ऐसा है? बुक वैल्यू एलिजिबल फॉर। इसमें मैंने कोशिश ये की थी कि तमाम पीपी के कॉन्सेप्ट भी टेस्ट हो जाएं, क्योंकि इसके अंदर डायरेक्ट कैलकुलेशन नहीं है बुक वैल्यू पे, पर बुक वैल्यू पे भी आपको अलग से निकालनी है उसकी बुक वैल्यू जो कि बिल्डिंग की है। बात क्लियर है? अब इसको समराइज कर रहा हूं। आपको पूरा पीपी की कॉस्ट अलग दी हुई है, पूरा एक्यूमुलेटेड अलग दिया हुआ है। अब दोनों के रेट्स क्या हैं? डिफरेंट है। तो आपने जब क्यूमुलेटिव बुक वैल्यू निकालोगे तो रेट चिपका नहीं सकते, तो आपने लैंड और बिल्डिंग को अलहदगी में देखना है, इक्विपमेंट्स को अलग से देखना है। मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने कहा कि भाई पहले बिल्डिंग की कॉस्ट निकाल ली, ये आ गई। अब मुझे बिल्डिंग का एक्यूमुलेटेड चाहिए, तो उसमें से मैं कौन सा एक्यूमुलेटेड हटा दूं जो कि किससे पर्टेन करता है? इक्विपमेंट से। तो मैंने कहा ये आ गया मेरे पास। बिल्डिंग बताइए कब खरीदी है? हाँ, तो इसके हिसाब से तुम यही ले लो ना। नहीं नहीं, वो सही। अब देखो ये जो है ना, हमने क्या कहाँ लिखी हुई डेट इसकी वाली? प्रॉपर्टी वॉज परचेज ऑन जुलाई 1, 2020 ना, सही है। तो अब तुम कह रहे हो कि उसके अलावा जब तुम ले रहे हो तो वो अलग आ रही है, सही है। अब तुम ये वाला ले लो, उसमें से मैं डेट हटा देता हूँ, ये कर लेता हूँ। असल में ये 16/84 है। नहीं, क्वेश्चन अच्छा है पर डेट का भंड है ना। प्रॉपर्टी वॉज एक्वायर्ड, उसको मैंने 3 बजे तो रात को ये कहा है कि भाई तेरे को ये डालना है इसमें, तो उसने डेट तो डाली पर नशे में ज़ाहिर सी बात है बेचारे ने। खैर, प्रॉपर्टी वॉज एक्वायर्ड एट अ कॉस्ट ऑफ ₹3.5 मिलियन ऑफ विच 40% पर्टेन्स, सही है जी। तो हमने डेट हटा दी, चलो खैर है। सर अगर बिल्डिंग की एक्यूमुलेटेड ईयर वाइज निकालें, हाँ बिल्कुल बिल्कुल वो यही कह रहे हैं। चलें इधर देख लें फोकस के साथ। असल में मेरे ख्याल से या तो उसने लैंड और बिल्डिंग दोनों पे चिपका दिया है। नहीं ना, नहीं नहीं नहीं, क्यों बदलने भाई उसमें। हाँ ये चलो, ये बेहतर चीज़ है, सही है। चलें जी, अब इधर देख लें। अब हमने कहा कि भाई बुक वैल्यू एलिजिबल फॉर डेप्रिसिएशन ये आ गई। अब हमने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस
फॉर द ईयर निकालना है, सही है। आ जाओ, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर के लिए इसके ऊपर कितना परसेंटेज चिपका दें? 20%। क्लियर है? ये आ गया भाई। अब आपने कहा कि सर जब आपने ये 20% का रेट चिपका दिया तो हम यहाँ पे ये पार्क कर सकते हैं फॉर द ईयर। अक्यूमुलेटेड के अकाउंट की बात कर रहा हूँ, क्लैरिटी है? हाँ जी, ऑनलाइन मतलब जल्दी बता दो। मैंने सिर्फ ये किया, मैंने यहाँ से भाई डेट को हटा दिया है, किसकी? बिल्डिंग की एक्विजिशन डेट, जो कि यहाँ पे देने की ज़रूरत नहीं थी। अगर देता तो फिर ये मैच होना चाहिए था, जो कि हक और वाजिब बात है, सही है। चलें जी, ओके आगे। अब मैंने कहा कि भाई ये तो आ गया डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर, यहाँ पे लिख भी देते हैं कि 1107 का 20% ये आ गया। अच्छा, अब किसके ऊपर बच गया डेप्रिसिएशन? इक्विपमेंट के ऊपर, ऐसा ही है। यहां पे मैं लिखा हूं क्या भाई? ओल्ड इक्विपमेंट। अच्छा, ओल्ड इक्विपमेंट आपके पास अगर आप देखें तो वो भी बुक वैल्यू पे ही कैरी हो रहा है, रिड्यूसिंग बैलेंस है ना। तो आपने कहा कि आपके पास मौजूद कितने का था? 2000 रुपए का। इसमें से आपने क्या कटा दिया? 150। तो आपने 2000 में से 150 माइनस किया तो आपके पास आ गई ओल्ड इक्विपमेंट ओपनिंग बुक वैल्यू। दिस इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन, दैट्स इट। बाकी कॉस्ट अकाउंटिंग ऊपर अलग चल रही है। अच्छा, इस पे मैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस लगा दूं कितना? 15% का। तो हमने कहा ये अमाउंट आ गई और इसको हम करेंगे 6/12, क्योंकि कब तक चला है ये? 30 जून तक। ये तो आ गया कौन से एसेट के रिलेटेड? ओल्ड वाला। अच्छा भाई, अब हमने कहा न्यू इक्विपमेंट। अच्छा, न्यू इक्विपमेंट आप कितने पे खरीद के लाए भाई? 1850। अच्छा, आपने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर कितने महीने का? 6 महीने का। इसके ऊपर आपने लगा दिया 15% इंटू 6/12, ये आता है। अच्छा, अब अगर आप देखें तो इस पर ऑल टुगेदर दोनों का आंसर अनफॉर्चुनेटली मैच है, क्योंकि ये भी 1850 है, ये भी 1850। अब हमने ये कहा कि भाई हम यहां पर आए और डेप्रिसिएशन ऑन किस पे बुक कर लें भाई? इक्विपमेंट के ऊपर। अच्छा, इक्विपमेंट के ऊपर जो डेप्रिसिएशन है वो ये प्लस ये आ जाएगा। अच्छा, फिर जो इक्विपमेंट बिक गया उसके रिलेटेड आप माइनस कर दें, और माइनस करने के लिए सबसे आसान तरीका है, ये बुक हुआ था, ये मजीद आपने बुक किया था, दोनों को मिला के क्या कर दिया आपने? रिवर्स कर दिया। तो अब आपके पास सारा डेप्रिसिएशन पार्क हो चुका है। यस सर। आपने क्या किया? इसका सम किया और इसमें से ये माइनस कर दिया, तो ये 1353 आपके पास आ गया क्लोजिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। कौन सा? वापस बता देता हूं ना। ओपनिंग तक क्लियर है? ओपनिंग के अंदर किन किन चीजों के ऊपर है? बिल्डिंग और इक्विपमेंट। इक्विपमेंट का इसके अंदर कितना शामिल था? 150, ऐसा ही है। फिर आप लोगों ने इक्विपमेंट के ऊपर 138.75 बुक किया, ऐसा है? ये आ गया फॉर द ईयर का इक्विपमेंट पे, जो कि ओल्ड है। क्या आप इस बात को मानते हैं कि ये दोनों मिला के अक्यूमुलेटेड हो गया? किसका अक्यूमुलेटेड? इक्विपमेंट का कौन सा वाला? पुराना वाला। क्या ये इक्विपमेंट रहा या बेच दिया? देखो, कॉस्ट को कॉस्ट से निकाल दिया, अक्यूमुलेटेड को अक्यूमुलेटेड से निकाल दिया। तो इन दोनों को आप सम करें तो देखें ये आता है 288.75। क्लियर है? अच्छा, तो इस अकाउंट में जो डेप्रिसिएशन बच गया इक्विपमेंट के रिलेटेड, वो कौन सा बच गया? पुराना, नया वाला, ऐसा है? हाँ जी, ऑनलाइन वालों। प्लांट की रहती है। अच्छा, प्लांट की रहती है, ओके, ये रहा। अच्छा, इसके ऊपर क्या इसने कोई लाइफ रेट कुछ बताया? कितना है जी? 15%। तो हम यहाँ पे ये भी डाल दो, 15% है जानी ऑन प्लांट। तो हमारे पास प्लांट की कॉस्ट भी अवेलेबल है, ये 225 है। और ये कब खरीदा गया है? अप्रैल में।
तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, सही हो गए 9 मंथ्स। तो आप इस बैलेंस में ये अपडेट कर दें 1522। यहाँ तक क्लैरिटी है? अच्छा, जब आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाएंगे तो आपका क्या ये डेप्रिसिएशन आएगा उसमें? यस आ जाएगा, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आ जाएगा ना, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर। और बैलेंस शीट के लिए जब आप बनाएंगे तो आप जब क्लोजिंग कॉस्ट में से क्लोजिंग एक्यूमुलेटेड माइनस करेंगे, वो कहाँ चले जाएगा? बैलेंस शीट के अंदर। वो तो पीएनएल में जाएगा ना, वो तो इस अकाउंट में तो नहीं आता ना जानी, वो तो पीएनएल आइटम है, गेन ऑन डिस्पोजल। ये आ गया हमारे पास क्लोजिंग कॉस्ट ऑफ एसेट, सही है। और ये आ गया क्लोजिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब जब हम काम कर ही रहे हैं तो गेन ऑन डिस्पोजल के साथ ही कर लो। आ जाओ जी, एक एंट्री बनाते हैं, तुम लोग देखना, तुम लोग बताना। इक्विपमेंट कॉस्ट पे डी रिकॉग्नाइज हो जाएगा, कितने से निकाल दिया अपन ने? 2000 से। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितने से रिवर्स किया? ऐसा है, यानी अब मैं अगर आपसे पूछूं बुक वैल्यू ऑफ एसेट सोल्ड कितनी है? ये ना 1711, ये 1711 आपका आ गया, यानी बुक वैल्यू ऑफ एसेट सोल्ड। यहां तक भी क्लैरिटी है? अच्छा, अब इसके अगेंस्ट में आपको पैसे मिले या एसेट मिला है? एसेट मिला है। तो मैंने कहा मैंने न्यू इक्विपमेंट को आप लोगों के सामने रिकॉग्नाइज किया था कितने पे भाई? 1850 पे। ये आ गया जी। आपने कैश भी दिया था फर्दर, कितने का? 50 का। अब आप ये देखें कि आपके पास ऑल टुगेदर इसको मिला के लॉस आ रहा है, गेन आ रहा है? गेन आ रहा है। गेन ऑन डिस्पोजल, आपने इन दोनों को प्लस किया और इन दोनों को माइनस किया, ये आ गया 88.75। ये ऑल टुगेदर आपका आ गया गेन। अच्छा, आप इसको एक एक करके देख लो। इन सारी एंट्रीज के अंदर मैं अगर तुम्हें ये बताऊं कि सर इसमें कौन कौन सी एंट्री पार्क हो चुकी है, सर न्यू इक्विपमेंट पार्क हो चुका है, एक्यूमुलेटेड पार्क हो चुका है, इक्विपमेंट पार्क हो चुका है, कैश पार्क हो चुका है, पर गेन ऑन डिस्पोजल अब तक पार्क नहीं हुआ। ये कहाँ पार्क होगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर। यानी अभी तक हम कुल मिला के पहली एडजस्टमेंट करके बैठे हुए 30 मिनट, सही है। तो ये आ गया। अच्छा, ये अगेन मैं फिर कहता हूँ, देखो देयर इज नथिंग कॉल्ड अ बेंचमार्क क्वेश्चन एनी टाइम, कभी कुछ भी आ सकता है। तो अभी इसमें देखो पीपी की मंतकें कितनी थी, और तकरीबन पूरा टेस्ट हुआ है, एडिशन, डिस्पोजल, एक्सचेंज, ट्रांजैक्शंस, तो सब है इसमें। हाँ जी, ऑनलाइन वालों ये बताओ, यहां तक क्लियर है? बुक वैल्यू ऑफ एसेट सोल्ड और न्यू इक्विपमेंट। यहाँ पे वर्किंग बना देते तुम्हारे गेन की। या ये देख लो, तुम्हारे गेन की असेसमेंट तुम ऐसे भी कर सकते हो भाई, इधर 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 इधर। तुम्हारे गेन की असेसमेंट तुम ऐसे भी कर सकते हो कि तुम्हें न्यू इक्विपमेंट कितने का मिला? 1850 का। पुराने इक्विपमेंट की बुक वैल्यू कितनी थी? 1711। तो तुम्हें गेन इतने का दिख रहा था, पर तुम्हें याद आया कि ये गेन नहीं है, इसमें से 50 तो तुमने अपनी जेब से पे किया है। जब तुमने 50 माइनस किया तो तुम्हें गेन एक्चुअल में 88.75 का मिल गया। तो मतलब ये एक असेसमेंट है, अगर तुम बैलेंसिंग फिगर निकालना चाहो ये भी निकाल सकते हो और ये भी कर सकते हो। फेयर वैल्यू से नहीं, 1800 से तो कंपेयर करो कि भाई एक बंदा बोले कि इसके अगेंस्ट में मुझे चीज़ कितने की मिली है, 1850 की, तो उस तरीके से भी जाना चाहो तो फिर 50 को हटा के देखना, सही है। तुम तो कैरिंग अमाउंट वर्सेस फेयर वैल्यू कर रहे हो ना, वो बात कर रहे हो ना, वो डायरेक्ट हो जाएगा। भाई इफ अ पर्सन इज इंटाइटल्ड टू वॉच के भाई मुझे अगर गेन निकालना है, पूरी चीज़ कितने की आई, चीज़ गई कितने की, तो उसमें 50 तो तुम्हारी जेब से लगे हुए, वो गेन में कंसिडर नहीं होंगे।
दोनों रिलायबली मेजर ना हो तो कैरिंग अमाउंट कुछ भी गेन नहीं आता। नहीं, क्यों भाई, एक एसेट जाएगा दूसरा एसेट आएगा, पर वो क्लासिफिकेशन तो चेंज होती है ना। व्हाट इफ के तुम कहो व्हीकल में जा रहे हो तुम, और फिर करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है व्हीकल की डेप्रिसिएशन रेट क्या हो, डिफरेंट हो। तो कैरिंग अमाउंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ रिकॉग्निशन तो सही है, पर फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ डेप्रिसिएशन अलग है। हाँ भाई, ये क्लियर है यहाँ तक? या फिर भी रिक्लासिफिकेशन एंट्री बनती है, फिर भी बनती है। नहीं तो फिर रिमेनिंग लाइफ होगी ना बाबू, सही है ना? मतलब तुम किसी तरीके से उसको उस वाले जुमले में नहीं ला सकते, नहीं ला सकते ना बाबू, तो रिमेनिंग लाइफ पे उसको करना पड़ेगा। हाँ जी, चलें। अब ये हो गया सर आपके पास पीपी का काम तमाम और एक्यूमुलेटेड का काम तमाम। अब अगर हम ये फंड वाइज पे चलें तो इसके लिए प्लीज एक चीज आप नोट कर लें, ये तो पीपी की यहां तक एंट्री हो गई ना। अब आप मुझे बताएं इसके रिलेटेड आपको एक और चीज भी तो मिली हुई थी भाई, डेफर्ड में कुछ पैसे मौजूद थे। तो इधर देखिएगा प्लीज फोकस के साथ, ओपनिंग डेफर्ड रिलेटेड टू पीपी कितना है भाई, ये भी तुम लोगों को याद नहीं होगा। ये रहा ओपनिंग डेफर्ड रिलेटिंग टू पीपी कितना है, 1750। सवाल में जाके देखो कंट्रीब्यूशन आया कोई पीपी का, चेक कर लो एक बार। प्लांट के लिए आया ना, और वो जो ओपनिंग पड़ा हुआ था वो भी किसके लिए था, प्लांट के लिए ही था। ऐसा ही है भाई। तो आप ये कहेंगे कि आपको इस बार मजीद जो पैसे मिले हैं वो 500 मिलियन यानी 5 लाख रुपए मिले हैं। 500 मिलियन कह रहा हूँ, 5 लाख रुपए मिले, 500 है। तो हमने कहा इसमें ऐड कर दिया आपने, सही है। कंट्रीब्यूशन फॉर द ईयर कितना है भाई, 500 का। ये कितना हो गया, चेक कर लो भाई, 500 है नहीं है? कंट्रीब्यूशन देख लो ना, ये लो कंट्रीब्यूशन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 7 मिलियन के हैं, और 7 मिलियन में से 500 मिलियन किसके लिए मिला था, प्लांट के लिए। इसकी मैं एंट्री भी बना देता हूं फॉर योर क्लैरिफिकेशन। इधर देख लो भाई, इसकी एंट्री क्या बनी होगी, कैश डेबिट, नहीं, डेफर्ड कंट्रीब्यूशन रिलेटिंग टू प्लांट क्रेडिट। तो सर 1750 कहां गया, वो ओपनिंग में इसकी एंट्री बन चुकी होगी, वो कैरी फॉरवर्ड बैलेंस है। वो जो तुम अपने पीआरसी लेवल पे करते हो ना, डी अकाउंट बना के ब्रॉट फॉरवर्ड, कैरी फॉरवर्ड मतलब इसकी लास्ट ईयर एंट्री बन चुकी है। वो सिर्फ यहां पे क्या हुआ है, आके कैरी फॉरवर्ड हुआ है, वहां से कैरी फॉरवर्ड हुआ है, यहां पे ओपनिंग बैलेंस बन गया, फिर इसमें मजीद पैसे आ गए, कितने, 500 के। ये टोटल बैलेंस बन गया आपका। बात क्लियर है? अच्छा, अब मैं आपसे पूछता हूं, ये जो आपको इस बार पैसे मिले हैं, क्या ये 2250 आपकी बैलेंस शीट में रहेगा या इसमें से कुछ ट्रांसफर होगा? कुछ ट्रांसफर होगा। कितने महीने, 9 महीने। वेरी गुड। तो आपने ये कहा कि लेस ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ट्रांसफर कर दें कहां पे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। तो हमने कहा भाई अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर करूंगा तो 2250 को 15% था इसका रेट, ऐसा ही है, 9/12। तो आपने कहा कि भाई इसके ऊपर 15% इंटू 9/12, ये आ गया आपके पास 253.13। इसमें से जब आपने ये माइनस किया तो ये अमाउंट आ गई। ये आपकी अमाउंट कहां पार्क हो जाएगी, वो पूरा ट्रांसफर हो जाएगा। डेप्रिशिएबल अमाउंट को दोनों में आंसर सेम आएगा। तो वो तो तुम वेटेज एसिड की अमाउंट की दे रहे हो ना, तो सिंपल क्या है, ये कर लो। इतना दिमाग क्यों चलाना है एग्जाम में, वैसे ही नहीं चल रहा इधर। अच्छा खैर, पर एक और चीज़ जानी, जो आपको ये कैश मिला है ना, पहले तो इसकी आपने एंट्री बना दी, डेफर्ड कंट्रीब्यूशन प्लान डेबिट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्रेडिट, कितने से, 253 से। अच्छा, पर आपने एक और चीज करनी है कैश अकाउंट में, क्योंकि आप बना रहे हैं तो आपने कंट्रीब्यूशन जो है
वो यहाँ पे पार्क करना है कितने का भाई? ये 50 का, 500 का बल्कि, उससे ज़्यादा मिल गई है ना, तो उसको डेफर कर रहे हैं ना, मिल गई, मिल जाती है कंट्रीब्यूशन। अब मैं तुम्हें इसकी बेसिक एग्जांपल बताऊं उसकी, हमारे पास ये जो हबीब स्कूल्स हैं, हबीब स्कूल्स की कभी बैलेंस शीट उठा के देखना अगर तुम्हें मिले, उसमें स्कूल की कंस्ट्रक्शन के लिए इतने पैसे पड़े हुए होते हैं और कंस्ट्रक्ट कम पैसों पे होता है। तो दैट डजंट मीन कि मैं पूरी इनकम बना दूंगा, मैं उसकी लाइफ पे अमोर्टाइज करूंगा। क्यों अलग करते हैं? अकाउंटिंग तुम बना रहे हो या ये बताएगा? नहीं नहीं नहीं, देखो तुम दो चीज़ें मिक्स करते हो ना। अकाउंटिंग कभी भी अपने दिमाग से नहीं होती है, अकाउंटिंग का सब्सटेंस होता है। सब्सटेंस क्या था? कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क पढ़ा है? कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ये कहता है कि भाई जो चीज़ जिस चीज़ के रिलेटेड है उसी पैटर्न पे जाएगी। अब ऐसे तो कल को मैं कहूँ मुझे ऐसे ही पैसे मिले हुए यूज़ नहीं हो रहे, इनकम बना देता हूँ, तो क्या सारी इनकम बना दोगे? नहीं, मतलब क्रक्स होता है अकाउंटिंग का। अकाउंटिंग का क्रक्स ये जिस चीज़ के लिए मिले चाहे उससे ज़्यादा मिल गए। अब ये इनकम मुझे तुम बताओ, इमीडिएट इनकम है या ओवर द पीरियड की है? इफ यू विल सेपरेट इट यू विल रिकॉग्नाइज इमीडिएटली, और सेपरेट कर भी दो तो तुम पे पाबंदी तो इस एसेट के लिए थी ना। अच्छा, यही पर्टिकुलर एसेट तो लिखा हुआ है प्लांट, सही है। अच्छा भाई, यहां तक क्लैरिटी है? ये अमाउंट आ गई यहां तक। अब इधर देख लो, प्लांट की कहानी भी खत्म हो गई, ट्रांसफर भी कर लिया। प्रीपेड इंश्योरेंस आपको दिया हुआ है ओपनिंग बैलेंस कितने का? 320 का। हमने कहा आ जाए जी 320 का ओपनिंग बैलेंस हमने बना दिया। अच्छा देखो, इस पूरे सवाल के अंदर कैश एंड बैंक आप लोगों ने मेंटेन करना है, पैसे का आना पैसे का जाना। और अगर मुझे कंट्रोल करना होता तो मैं हमेशा से ये कोशिश करता हूं कि भाई मैं हाईलाइटेड रखूं। मेरे ख्याल से ये पार्क हो चुका है, ये पार्क हो चुका है, तुम हाईलाइट कर लेना, हाईलाइटर भी तो आता है ऐसे ही कलर का। हाँ, तो तू क्यों उसको देख के लिख रहा है? मतलब टिक कर ले भाई, हमने भी दिए हैं पेपर। कर सकते हैं हाईलाइट, किसने मना किया है? लिख नहीं सकते हो, हाईलाइट कर सकते हो, किसने मना किया तुम्हें? हाईलाइटर तुमने लिया नहीं है, वहां पे आगे पीछे कोई बंदी बैठी होगी उससे ले लियो, उनके पास होता है, पर उसका इस्तेमाल सही करियो। अच्छा इधर प्लीज, हमने कहा कि सर हमने ये चीजें पार्क कर ली हैं। अगेन बता रहा हूं, यहाँ पे कंट्रीब्यूशन फॉर परचेज ऑफ प्लांट ये हमने पार्क कर लिया डेबिट साइड पे, क्योंकि ये पैसे रिसीव हुए थे। ये हमारी पेमेंट सही हमने क्रेडिट पे पार्क कर ली है, सही है जी। आगे अब हमने कहा इसके अलावा सर हम एक बनाते हैं प्रीपेड का अकाउंट, और अगेन कैश एंड बैंक आपने मेंटेन करना है, क्योंकि अगर आपने नहीं किया आपकी बैलेंस शीट टैली नहीं होगी, क्योंकि आपने डेबिट और क्रेडिट दोनों के इंपैक्ट्स लेके चलना है, सही है जी। हमने कहा कि सर इसका एक टी अकाउंट बना लेते हैं। प्रीपेड का जल्दी से ओपनिंग बैलेंस बताओ भाई। हाँ जी, ऑनलाइन मतलब ओपनिंग बैलेंस 320 आ गया। अच्छा क्लोजिंग बैलेंस, हाँ भाई क्लोजिंग बैलेंस देखें, एनुअल इंश्योरेंस के पैसे दिए आपने 650, पर ये 650 आपने दिए हैं ये वैलिड कब तक हैं? 31 अगस्त 2023 तक। मतलब आपके पास क्लोजिंग में कितने महीने का प्रीपेड होना चाहिए? 8 मंथ्स का। तो आपने 650 को डिवाइड किया 12 से इंटू 8, तो ये आ गया आपके पास। हम यहाँ पे लिख भी देते हैं 650 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 8। अच्छा आपने कैश पे किया है कितना? 650। इसकी एंट्री बेसिकली ये बनी होगी, अगर आप एंट्री बाय एंट्री चलें तो प्रीपेड डेबिट कैश क्रेडिट। तो हम कैश अकाउंट में जाके प्री पेमेंट्स इंश्योरेंस पार कर लेते हैं और वो यहां से लिंक कर लेते हैं। अच्छा फिर इसमें से कुछ अमाउंट क्या हुई होगी? एक्सपेंस आउट हुई होगी, तो ये क्लोजिंग बच गया होगा। क्लियर है? तो हमने एक्सपेंस कितना निकाला? ये कहां पार्क हो जाएगा भाई?
इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। हाँ भाई, क्लैरिटी है? साथ साथ ये था ना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हो। अभी खिचड़ी बन जाएगी फिलहाल, वरना मैं पहले ये अकाउंट बना लूँ। मैं लिखता तो हूँ यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ये वाली अमाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर लिखी इसलिए रहा हूँ कि एक साथ पार्क करूँगा। आपकी विश है, आप एक एक करके करें, आप एक साथ करें, वैसे ही आपके ऊपर है ये। पर हाँ, कैश एंड बैंक साथ साथ करना है, इसके अलावा तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, वरना तुम घूम जाओगे कि कौन सी चीज़ कहाँ से गई है। हाँ, एक एक करके पार्क करते हो। देखो, अल्टीमेटली द ऑब्जेक्टिव इज टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ये तो तुम वर्किंग कर रहे हो ना, इसके मार्क्स नहीं देगा, ये तुम्हें वहाँ पार्क करोगे। ये चलें, यहाँ तक कोई मसला, प्रीपेड तक। अब देखो, मैं तुम्हें सवाल सॉल्व करने की टेक्निक बता दूँ। यू गो एसेट बाय एसेट। प्रीपेड पहले कर लेते, प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट की सारी एडजस्टमेंट एक साथ करते हैं। अब आ गई इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट आपने कितने की हुई है? 2000 रुपये की, ऐसा ही है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड नीचे कुछ बताया हुआ है? देखो क्या ये रहा है कि स्पेसिफिक फंड है, सही है, 1 मिलियन का, फ्रॉम विच इनकम अर्न विल बी यूज फॉर द एजुकेशन ऑफ स्टूडेंट्स। ये इंडोमेंट फंड की बात कर रहा है, ऐसा ही है। अब जरा बात समझिएगा इधर, क्या आप इस बात को मानते हैं कि ये ऊपर जो दिया हुआ ये 2 मिलियन है? 2 मिलियन से 1 मिलियन किसका है? तो अब मेरी बात को समझो, इसका मतलब ये नहीं है, बहुत फोकस होकर देखना, इसका मतलब ये नहीं है कि सर अगर हमारे पास इन्वेस्टमेंट ऊपर 2000 रुपये की आ रही है तो इसमें से ऑल टुगेदर हमने जो 1 मिलियन है वो एंडोमेंट फंड के लिए रखा हुआ है, तो वो कंपनी का ही कैश। देखो, है तो इन्वेस्टमेंट पूरे फंड की ना, यानी पूरे एनपीओ की, बट उसका एक हिस्सा जनरल फंड में। यानी यहां पे इस चीज को ग्रैब करने की कोशिश करो, डेबिट तो पूरा एक ही पूरे एनपीओ का है, तो उसके क्रेडिट्स कितनी लैग्स में? 2, कुछ जनरल फंड में गिरा हुआ है, कुछ स्पेसिफिक में। तो जनरल की इनकम जनरल में जाएगी, स्पेसिफिक की इनकम अलग करने का मकसद सिर्फ ये है पूरे एनपीओ की इन्वेस्टमेंट, पर उसके क्रेडिट्स के 2 लैग्स हैं, एक जनरल और एक स्पेसिफिक। बात क्लियर है? चलिए जी, अब इसके ऊपर क्या इसने कोई रिटर्न बताया है? 14%। अच्छा, विद द इन्वेस्टमेंट मेड इन द डेट सिक्योरिटीज ऑफ पीआरएल कंपनी व्हिच कैरीज अ रिटर्न ऑफ 14%, इन्वेस्टमेंट अमाउंट इज इंक्लूसिव ऑफ द स्पेसिफिक फंड बैलेंस, जो कि अंडरस्टूड सी बात है। तो हमने कहा कि भाई अगर हम इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर क्या लगा दे भाई, 14%, 15%, 14 है ना, तो हमने कहा इन्वेस्टमेंट अमाउंट अगर आप हजार अलग कर लें फॉर द सेक ऑफ इजीनेस, तो आपने कहा इन दोनों को मैं सम भी कर लूं तो ये टोटल इन्वेस्टमेंट आ गई, ऐसा ही है। आपने कहा रिटर्न इसका 14%, इसका भी टोटल इनकम ये है, ऐसा है। अच्छा, अब मैं जरा ऊपर सवाल में जाऊं, तो मेरे पास यहां पर आप देखें 14% पर एनम का रिटर्न है, और उसके रिलेटेड आप प्लीज देखिएगा सवाल में कोई रिसीवेबल नहीं है, मतलब ये इनकम रिसीव हो गई है। पर ये जब इनकम रिसीव हो गई है तो क्या मैं यहाँ पे इसको कैश अकाउंट में पार्क करूँ? यस सर, क्योंकि इसकी एंट्री बनना बाकी है। तो प्लीज इधर देख के आप मुझे बताइएगा, हमने कहा कि सर हमने यहाँ पे कैश कर लिया डेबिट, कितने से? 280 से। 280 क्यों? दोनों पैसा आया। अच्छा, अब ये देखिएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर कितने जाएंगे? 140, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर ये आ जाएगा इंटरेस्ट इनकम के नाम से 140, ये चला जाएगा, क्योंकि मैंने आपको सिखाया था एंडोमेंट फंड की इनकम डायरेक्टली वहीं पे गिरती है, वरना अगर यहां फेंक दोगे तो ये कहां चली जाएगी? जनरल फंड में। क्लैरिटी है? तो हमने इसको अलग कर लिया, तो यानी इसमें यह कॉन्सेप्ट भी टेस्ट हो गया कि स्पेसिफिकली इंडोमेंट फंड की इनकम वहीं गिरेगी, स्पेसिफिक फंड में, वो जनरल फंड से रूट होते हुए नहीं जाएगी। यहां तक कोई इशू? पक्की बात है। और बैलेंस शीट में फिर बता रहा हूं, इन्वेस्टमेंट विल बी 2000 ओनली, वो चेंज नहीं हुई है। आगे जी,
हमने कहा रिसीवेबल्स, अच्छा रिसीवेबल, इन्वेंट्री और क्रेडिटर्स, ये 3 बैलेंसेस आपको इसलिए दिए हुए ताकि आप क्या निकाल लें, सेल्स। तो जब मैं यहाँ पे सेल्स निकालूंगा मेरा भाई, तो सेल्स के लिए मुझे कोई डेटा चाहिए। हाँ, अब मुझे जल्दी से देख के बताएं सवाल के अंदर, पहले तो ये कैश में यहाँ पे डाल दूँ, इंटरेस्ट रिसीव्ड का, कौन सी, वो तो करेंगे ना, वो तो करेंगे अभी, मना कब किया है जानी। हाँ भाई जल्दी से, अब इधर बता दो मुझे, नहीं वो जो एक्सपेंडिचर की पेमेंट्स हैं वो तो लाइन से लेके चल रहे हैं ना, अभी देखो इसको, इस चीज़ को मुका रहे हैं। अभी रिसीवेबल, इन्वेंट्री और ट्रेड क्रेडिटर्स को देख लेते हैं, ये था ना अक्रूड एक्सपेंडिचर, आ तो रहा है, अलग से देखते हैं ना। देखो जो जो होता जा रहा है वो पार करता जा रहा हूँ। अभी देखो ये पूरा बाकी है। अच्छा, एनुअल इंश्योरेंस हो चुका है, और मैं कैश में एक बार कंफर्म कर रहा हूँ जाके कि मैंने पार कर लिया है, सही है। ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। और अगेन मैं फिर रिपीट करूँगा, प्लीज़ खुदा के वास्ते जब आप सवाल कर रहे होंगे एग्जाम के अंदर, ट्राई टू मार्क इट, टिक लगाने से वो मना नहीं करता, सही जी। पेंसिल से आप टिक करते हैं ताकि सवाल कंट्रोल में रहे। सेम इज द केस विद कैश फ्लो, कैश फ्लो में भी यही पंचायत होती है ना कि कौन कौन से अकाउंट हेड्स हो चुके हैं। खैर, प्री पेमेंट्स टू क्रेडिटर्स, प्री पेमेंट लिखा हुआ है, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, सही है जी। अब हमें निकालना सेल्स का फंडा। क्या सेल्स के रिलेटेड नीचे कोई इंफॉर्मेशन दी हुई आपको सवाल में? चलें अब देख लेते हैं। पहले तो मुझे एक बात बताओ, इस पूरे सवाल के अंदर पहले मैं बना लेता हूं ट्रेड क्रेडिटर का अकाउंट, ट्रेड क्रेडिटर्स। अच्छा, ट्रेड क्रेडिटर्स के अंदर जल्दी बताओ ओपनिंग कितना है भाई? हमने कहा भाई आ गया ये 750। यहाँ होगी, दे रहा हूँ। अभी कहीं जा रहा है क्या? कहीं जा रहा है क्या? हाँ भाई, क्लोजिंग दिया हुआ है ट्रेड क्रेडिटर्स का 800, वो आपका बैलेंस ये रहा, सही है भाई। अच्छा, पेमेंट दी हुई क्रेडिटर की 500 की। अच्छा, पर ये जो एंट्री बनी होगी इसकी क्या बनी होगी? ट्रेड पेबल डेबिट, कैश या बैंक क्रेडिट। तो हम यहां पर आ गए, क्रेडिटर्स को आपने पैसे दिए हैं 500 के, जिसका डेबिट क्रेडिट का गेम स्ट्रांग नहीं है ना, वो भूल जाए फिर FAR 1। ये आ गए बैलेंसिंग फिगर, सही है जी। अच्छा, इसकी एंट्री क्या बनी होगी जल्दी बताओ? 550 की अकाउंट पेबल क्रेडिट और इन्वेंट्री डेबिट। इन्वेंट्री डेबिट क्या? इन्वेंट्री डेबिट। इन्वेंट्री अकाउंट में जाएगा, क्योंकि जो परचेज हो रही है, मैंने अगेन ये जब मैं आपको कैश फ्लो का सवाल भी करवा रहा था वहां भी सिखाया था कि दिस इज नॉट एन एक्सपेंस, दिस इज अ परचेज ऑफ एसेट, सही, जो यहां से निकल रहा है। अब हमने क्या किया भाई? अब हमने ऑल टुगेदर इन्वेंट्री का अकाउंट बनाना है। अच्छा, इन्वेंट्री के अकाउंट में ओपनिंग दिया हुआ है इन्वेंट्री, आपने कहा ओपनिंग दिया हुआ है आपको 550, और सर क्लोजिंग आपने कहा भाई क्लोजिंग आपको दिया हुआ है 480। अच्छा, मैं ज़्यादा पहले, ये हो चुका है, हमने कहा ये आ गया 480। परचेजेस आपने इन्वेंट्री के यहाँ से उठा लिए। अच्छा, सारे परचेजेस क्रेडिट पे कोई कैश वैश नहीं लिखा हुआ ऊपर? अगर होता तो फिर वो अलग से भी ऐड होता, सही है। अच्छा भाई, आपने निकाल ली COGS बैलेंसिंग फिगर, सही है। अच्छा भाई, COGS जो आपकी बैलेंसिंग फिगर आएगी वो आपने भाई इसमें ये दोनों प्लस किए और ये माइनस किए। अच्छा, ये COGS अब याद रखिएगा, हम कभी भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं दिखाते, हम इनकम फ्रॉम कैंटीन दिखाते हैं सीधी सीधी, जो कि नेट होती है, ऐसा ही है। अब हमने ये कहा कि भाई इसमें क्या मार्कअप मार्जिन का कोई मंजन दिया हुआ है? 25% मार्कअप है। तो
तो सर अगर 25% मार्कअप है तो ये 100 को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको मैं 125 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो जरा आप प्लीज मुझे बताएं कि ये आती है सेल्स, ये आ गई आपकी टोटल सेल्स, इसमें से आप लेस कर दें, हाँ भाई कितना परसेंट कैश सेल्स है? 40%, यस वो वहां जाएगा। अच्छा इसका आपने 40% ले लिया, अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर अगर एक सवाल इतना लेंदी हो गया तो आप कोई भी एनपीओ का सवाल उठा के देख लें, अपना लेंदी इतना ही होता है, बट आपसे इसीलिए नहीं हुआ टाइम के साथ क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं है। यानी अगेन मैं रिपीट करूंगा, एनपीओ का पहले पेज पर सवाल आ जाए ऐसा 20 नंबर का 18 नंबर का, तो ये वैसा ही सवाल है एक पेज का, इसमें कोई एडिशनल चीज नहीं की है, मैंने खाली चीजों को शिफ्ट किया है टुवर्ड्स द रेफरल मेथड और कैलकुलेशंस में आपको वर्क बैक्स करवाएं। तो अगर आपकी थिंकिंग कैपेबिलिटी इतनी नहीं है, वहां जाके सोचोगे तो मैं फिर बता दूं, जितना भी चीता बच्चा हो, जितना भी उसको आता हो, जितना भी उसने 6 महीने तैयारी की हो, बी रेडी टू फेल। मैं सीधा बता रहा हूं, प्रैक्टिस आप करें। अभी भी 1 महीना, मैं क्यों इतना जल्दी सेशन रख रहा हूं, ये वाले 1 महीना है, प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करो। मैं क्या 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 थक गया हूं, सवाल पे सवाल, नए सवाल। अभी फिर एक चौरंगी रात को मैसेज करके पूछ रहा है मेरे को कि सर वो बेंचमार्क सवाल कर लूं, पास हो जाऊंगा, आप होके दिखाओ। अबे बेंचमार्क सवाल वही दिए ना तुम्हें बुक से यार, जो बुक में है वो कर चुके हो, कितनी बार करोगे वो सवाल? वो करके कुछ हासिल नहीं होना। तुम पास पेपर करो, अल्लाह की कसम तुमसे होंगे। रीजन वो मैं नहीं कराए थे, मैंने ही बेवकूफ बनाया था ना। देखो इसमें ये होगा तो तुमने वो किया, और जब इसमें नहीं पता था ना कि ये होगा तो भाई क्या क्या हुआ वो तुम्हें भी पता है। सही है, तो प्लीज यार अगेन एंड अगेन ये अवेयरनेस ही है कि भाई अभी भी 1 महीना है, अचीवेबल है, पर अपनी नींदें हराम करो, प्रैक्टिस करो, सवालात मांगो। ये बिठा के अभी 2 घंटे बिठा रहा हूँ ना, मैं ही करा रहा हूँ सवाल, तुम करके आओ। सेशंस भी ऐसे लगाओ, अब तो उल्टा रिवर्स चलते हैं ना कि भाई सवाल दे दें, करके आएंगे, सॉल्व कराएंगे। पर उसके लिए मैं कतराता इसलिए हूँ कि घर के लिए दूंगा, तुम अपनी ईज पे करोगे। ईज का मतलब ये होता है कि भाई तुम 2 घंटे लगा के कर लिया, और ऐसा होता है घर पे बैठे हुए, मतलब उसमें कोई दो राय नहीं है। क्लास में तो प्रेशर है ना कि भाई इस टाइम फ्रेम में करना है, घर पे बैठे अपने टाइम से करोगे फिर भी फेलियर के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट अगर नहीं है तो 3 घंटे में करना है। अब आप देख लो 30 मिनट में तो हमने सिर्फ पीपी किया था, तो देख लेना। चलो खैर, अब मुझे बताओ, पैसे की बात है अगर यहाँ पर, तो हम यहाँ पे सर रिसीवेबल का अकाउंट बना लेते हैं। हाँ भाई, रिसीवेबल के अकाउंट के अंदर ओपनिंग रिसीवेबल बताते हैं भाई, कितना है जी? 450 आ गया। क्लोजिंग आपके पास आ गया 500, ये भी डन है। और हमने कहा कि भाई पेमेंट टू क्रेडिटर्स भी हो गया। अब देखिए सॉर्ट ऑफ से 2 ही रह गए ये, सही है ना। उसके बाद ये टेक्निकली खत्म है सवाल, और फिर सारी खाली से पार्किंग है। इनकम एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली टैली होगी, क्योंकि आपने डेबिट क्रेडिट को मैच करके चले हो। चलें आगे। अब मैंने कहा कि भाई इसके बाद अगर आप रिसीवेबल की बात करें तो आपको क्या क्रेडिट सेल्स पता है? उसकी एंट्री बनी होगी ट्रेड रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट, वो ये रही। हमने कहा क्रेडिट सेल्स, ये अल्टीमेटली पीएनएल में पार्क हो जाएगी 775 के साथ, जिसका कुछ हिस्सा कैश में चला गया, कुछ हिस्सा रिसीवेबल में चला गया। अच्छा, अब क्या रिसीवेबल की रिकवरी हुई है कुछ? हमने कहा इसमें ये प्लस करो, ये माइनस करो। अच्छा, इसकी एंट्री बनी होगी रिसीवेबल क्रेडिट बैंक या कैश डेबिट। हमने कहा कि भाई पहले तो यहाँ पे कैश सेल्स पार्क करें, 310 आ गई, और हमने कहा रिकवरी फ्रॉम डेटर्स 415, सही है। यानी आपने डेबिट क्रेडिट की लैग्स को मैच करके चलना है।
अब सर इसके बाद अगर आप देखें तो ये दो बच गई हैं चौरंगियां और ये दो कंट्रीब्यूशन। अच्छा, अनरिस्ट्रिक्टेड फंड के लिए जो पैसे मिले हैं वो क्या करोगे? डायरेक्ट इनकम। तो आपने कहा सर ये तो हो गई आपकी डायरेक्ट इनकम। अच्छा, इसका भी बता दो। हाँ भाई, डेफर्ड फ्यूचर एक्सपेंसेस के लिए है ना, तो डेफर्ड में डाल देना उसको, पर इसका कैश तो डेबिट होगा ना, ऐसा है भाई। तो हमने कहा कि भाई कैश जो डेबिट होगा इसका वो यहाँ पे आप डेबिट कर लें। फ्यूचर एक्सपेंस कंट्रीब्यूशन, हाँ भाई ये आ गया फ्यूचर एक्सपेंस कंट्रीब्यूशन। और अनरिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन ये आपके पास आ गया 4000। ये सीधा इनकम में ले जाना, ये डेफर्ड में ले जाना, पर ये पार्क कर लेना ताकि आप बैलेंस शीट में ले जाएं इसको। अच्छा, अब मुझे बताओ इन सारे अकाउंट्स के साथ साथ आई थिंक फंड तो ओपनिंग हमने टैली कर लिया था, अब यहां पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी हो चुका था, हम तो क्लोजिंग पे पहुंच चुके हैं। अक्रूड एक्सपेंसेस की बात कर लें। अक्रूड एक्सपेंसेस आपको दिए हुए ओपनिंग 675 के, ऐसा है भाई। अच्छा भाई, और आपने अदर एक्सपेंडिचर्स की पेमेंट ये की है, पेमेंट्स मेड फॉर अदर एक्सपेंडिचर इंक्लूड एक्सपेंडिचर मेड फॉर सपोर्टिंग ₹3,50,000 हॉस्पिटल एक्सपेंसेस, ऐसा है। तो वो वही वाली बात है कि डेफर्ड में से इतना निकल के क्या बन जाएगा? इनकम। तो ये आप मैच कीजिएगा। खैर, इसके अलावा अगर मैं देखूं तो हमारे पास अक्रूड एक्सपेंडिचर का अकाउंट बनना यहाँ पे वाजिब हो चुका है। एनपीओ में क्या हमारे, हाँ भाई अक्रूड एक्सपेंडिचर, पहले जल्दी बताओ बच्चों के अक्रूड एक्सपेंडिचर के अंदर ओपनिंग बैलेंस ये आ गया 675। प्लीज ये बताओ अक्रूड एक्सपेंडिचर के ओपनिंग के बाद आपके पास कोई पेमेंट्स हैं? हाँ भाई, अदर एक्सपेंडिचर्स आ रहा है, ये आ गया जी 630। अच्छा, क्लोजिंग 0 है तो आपके पास बाकी हो गया एक्सपेंस। अच्छा, अब अगर हम ये देखें कि हमारे पास ओपनिंग 675 है, पेमेंट इतने की आ रही है, मतलब आपने मजीद फिर इसमें पेमेंट की है, मजीद और कोई एक्सपेंस नहीं है, ऐसा ही है ना। क्लोजिंग रह जाएगा। आप नहीं, क्लोजिंग कैसे है? आपके पास देखो ना 650 है, 630 है, या तो आपने पेमेंट नहीं, और पेमेंट की होती तो ऊपर लिखा हुआ होता, आपने मजीद कोई पेमेंट नहीं की है। तो इसका मतलब यह है कि आपने जो भी अक्रूवल बुक करना था वो कर चुके थे, बाकी क्या आ गया? क्लोजिंग। एंड दिस विल बी पार्क डायरेक्टली इनटू योर बैलेंस शीट, ऐसा है भाई। हाँ जी, ऑनलाइन मतलब जल्दी बता दो, जल्दी से। एक्सपेंस इसलिए नहीं हुआ ना क्योंकि अगर आप ओपनिंग देखें तो आपने जो पेमेंट की है उसमें कोई अक्रूड ही नहीं है, यानी फॉर द ईयर का कोई एक्सपेंस ही नहीं है, क्योंकि आपने पुराना सेटल किया है ना। अगर मैं ओपनिंग को हटा दूं यहां से तो फिर आप कहेंगे कि ये जो फॉर द ईयर का एक्सपेंस है ये इस साल की पेमेंट है, क्योंकि हमने जब एनपीओ के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को प्राइमरीली डिस्कस किया था तो मैंने बताया था कि पेमेंट 3 मद में होती है, फ्यूचर के लिए, इसी साल के एक्सपेंस के लिए, या तो पिछले सेटल हो रहे होते हैं। तो इसके अंदर जो पेमेंट्स हुई हैं तो वो पिछला सेटल हो रहा है, बिल्कुल सही है। अगर मैं यहाँ पे सवाल में क्लोजिंग डाल दूं ना ज्यादा, लेट से 700 रुपए का, तो फिर यहाँ बच जाएगा, तो ये एक्सपेंस आ जाएगा। यानी आप कहेंगे सेटल करने के बाद भी फॉर द ईयर का इतना एक्सपेंस था कि क्लोजिंग बचा हुआ है। क्लियर है? चलिए जी। हाँ, अब देखें यहाँ पे औसाफ कह रहे हैं कि औसाफ, ये सवाल सुन लेना भाई जानी, एक मिनट। औसाफ कह रहे हैं कि भाई ये जो सर आपने इसमें ये नीचे लिखा हुआ है 350 का, ये भी बेसिकली पिछला क्या हुआ है? सेटल हुआ है, क्योंकि वो कह रहा है इंक्लूड्स पेमेंट्स मेड फॉर अदर एक्सपेंडिचर इंक्लूड का मतलब है जो आपने ऊपर पैसे पे किए हैं उसके अंदर ये 350 भी शामिल है। पर ये फॉर द ईयर का एक्सपेंस नहीं है, ये सिर्फ क्या हुई है? सेटलमेंट हुई है।
तो इसका मतलब यहां से ये निकल रहा है कि जो आपका डेफर्ड पड़ा हुआ था वो डेफर्ड में ही रहेगा। अगेन रिपीट कर रहा हूं, उसने आपको पैसे दिए थे फ्यूचर एक्सपेंसेस के लिए, आपने एक्सपेंस किस साल किए थे? पिछले साल। तो पिछले साल जो एक्सपेंस किए थे वो तो ट्रांसफर हो गए थे ना, हाँ या नहीं? आपको कैसे पता है कि इस साल का एक्सपेंस नहीं हुआ? भाई आपके सामने आपने वर्किंग की, आपने सेटलमेंट की है पिछले साल की, तो जब आपने सेटलमेंट की है पिछले साल की तो वो तो जो लास्ट ईयर ट्रांसफर होना था वो तो हो चुका है। जब आपने यहाँ पे मेरे साथ वर्किंग की थी फंड की, इसको सुकून से समझ लेते हैं, ये देख लो, आपने डेफर्ड की वर्किंग की थी मेरे साथ रिलेटिंग टू फ्यूचर एक्सपेंसेस। आपने क्या किया था? 3 में से 1.75 माइनस कर लिया था। तो जब आपने 1.75 ऑल टुगेदर 1.75 मिलियन माइनस किया था, उसमें से 3,50,000 की सिर्फ पेमेंट हुई है, तो मतलब लास्ट ईयर ट्रांसफर हो चुका था। यस, इन 1.75 वो शामिल था, उसकी सिर्फ पेमेंट कब हो रही है? अभी हो रही है। बात क्लियर है? तो उसने जो पैसे आपको फ्यूचर एक्सपेंसेस के लिए दिए थे, आपने इस साल, मैं मजीद बता रहा हूं आपको कि आपने फर्दर एक्सपेंस किया, एक्सपेंस ही नहीं किया, एक्सपेंस ही नहीं किया, तो उसमें से वो कैसे हो सकता है? बात क्लियर है? तो वो सिर्फ यहां पे लिखा हुआ है कि वो पेमेंट के अंदर शामिल है। पेमेंट का मतलब ये है कि उसको यूं समझते हैं, लास्ट ईयर आप समझें कि आपने एजुकेशन पे लोगों की पैसे लगा दिए, बहुत सारे पैसे लगाए, जिसमें से वो पैसे भी यूज किए जो कि किसने दिए थे? कॉन्ट्रीब्यूटर्स ने दिए थे। लास्ट ईयर का डेफर्ड आपने रिवर्स कर दिया होगा, ऐसा है? यानी लास्ट ईयर आपने जब एक्सपेंस किया होगा तो आपने क्या एंट्री बनाई होगी लास्ट ईयर की? यहां पे बना लेते हैं और नीचे जाके बनाते हैं रेलेवेंट अकाउंट के पास, ये रहा। लास्ट ईयर आपने क्या एंट्री बनाई होगी? एक्सपेंस डेबिट और कैश नहीं, अक्रूड एक्सपेंसेस क्रेडिट। कितने से? एक्सपेंस होना क्राइटेरिया होता है, पेमेंट होना क्राइटेरिया नहीं होता। लास्ट ईयर पे पता है क्या हुआ होगा? इस एक्सपेंस में से आपने कुछ डेफर्ड में से उठा के इनकम में फेंक दिया होगा, वो आप कर चुके हैं ऑलरेडी। इस साल सिर्फ क्या हो रही है? पेमेंट। बात समझ आई? ऑनलाइन में तो जल्दी बताओ, और साफ अब क्लियर है जल्दी से। इस साल से पेमेंट हो रही है, इस साल मजीद कोई एक्सपेंस नहीं हुआ, यानी जो भी द एंटायर अमाउंट यू हैव गॉट इन ओपनिंग उसको प्लस करके आप क्लोजिंग में ले जाना, दैट्स इट। तो यही तो बता रहा है 0.35 मेरा मुन्ना। 3,50,000 और 0.35 मिलियन क्या होता है? सेम होता है, सही है भाई? अगेन रिपीट कर रहा हूं, ये बात क्लियर है? 1.75 में आ चुका होगा, यस। देखो यूं इसको सिंपल रखें, इसको सिंपल रख लेते हैं। आप यूं समझ लो, मैं आपको एक ब्रॉडर एंट्री बना के दे देता हूं। आपने एक्सपेंस डेबिट किया, प्लीज तो सुन लेना यार। आप समझो एक्सपेंस ज्यादा का हुआ था लास्ट ईयर, एक्सपेंस ज्यादा का हुआ था, इधर देख लो प्लीज। मैंने कहा भाई लेट से आपका एक्सपेंस हो गया 2,500 का, 2.5 मिलियन का, आपने अक्रूड एक्सपेंसेस इतना कर लिया था। प्लीज इधर देख लेना, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, यहां पे लिख देता हूं फॉर अंडरस्टैंडिंग, सही है? और अंडरस्टैंडिंग वो भी लास्ट ईयर। ये एक्सपेंसेस हो गए और ये क्या हो गया? अक्रूड एक्सपेंस, ये आ गया 2,500 का। अच्छा, आपको याद आया इसके अंदर 1750 कौन सा है जिसके लिए मुझे क्या मिली हुई थी? कंट्रीब्यूशन, ऐसा है? तो इससे पहले की भी एंट्री बना लो, चलो इससे पहले की भी एंट्री बना लो ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए। आपको कैश मिला होगा लास्ट ईयर और डेफर्ड लायबिलिटी आपने क्रेडिट की होगी, कितने से? चेक कर लो, 3,000 आ रही है लास्ट ईयर, देख लो 3,000 है, ये लास्ट ईयर हो चुका होगा। अभी अभी आप सबको क्लियर करता हूं, ये क्लियर है? 3 ही है ना, कंफर्म मी, ऐसा ही है? ओके। फिर आपको पता लगा लास्ट ईयर ही आपने 2,500 का एक्सपेंस कर लिया है, लास्ट ईयर ही आपने 2,500 का एक्सपेंस कर लिया। अच्छा, 2,500 में से आपने 1750 क्या किया है? ट्रांसफर किया है, क्योंकि 2,500 के एक्सपेंस के अंदर हर रंगो नस्ल का एक्सपेंस होगा ना, उसमें से 1750 कौन सा था? वो स्पेसिफिक एक्सपेंस। 1750 कौन सा था? स्पेसिफिक एक्सपेंस। आपने प्लीज बताओ क्या इस एक्सपेंस में वो एक्सपेंस भी बुक हो चुका है? यस। अब उसमें से इस डेफर्ड में डेफर्ड रहने दूं या रिवर्स कर दूं पूरा, या 1750 की हद तक? तो आपने क्या किया? डेफर्ड लायबिलिटी को रिवर्स किया था लास्ट ईयर बेस्ड ऑन पेमेंट या बेस्ड ऑन एक्सपेंस? बेस्ड ऑन एक्सपेंस। अब हमने क्या किया था? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर कर लिया था, कितना? 1750
1750। अब मैं आप सबसे पूछता हूं, और इंक्लूडिंग ऑनलाइन वालों, आप क्या इस बात को मानते हो कि ये जो 1750 मैंने इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लास्ट ईयर ट्रांसफर किया था वो डेफर्ड में से किया था, और ये जो टोटल एक्सपेंसेस के अंदर ये शामिल था, जिसको ये नलिफाई कर रहा है क्योंकि मेरी जेब के पैसे नहीं है, ये मुझे दिए ही इसके लिए गए, तो जैसे ही एक्सपेंस किया इसको घुमा दिया। अब ये जो 2500 का अक्रूड आपके पास खड़ा हुआ है यहां पे, इसकी पेमेंट होगी किस साल? तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि इसकी पेमेंट होगी तो वो 1750 में से कुछ हो सकती है ना, तो क्या वो एक्सपेंस हो रही है या सिर्फ पेमेंट हो रही है? तो सिर्फ पेमेंट हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि इस साल कोई एक्सपेंस नहीं हुआ, क्योंकि ऊपर लिख के दे रहा है कि दिस पेमेंट इंक्लूड्स ₹0.350 मिलियन, या 3,50,000 कह लो, बात एक ही है। अब बता दो, अब क्लियर है? हाँ वही कह रहा ना कि ड्यूरिंग द ईयर, ईमान और आप सब बच्चों में यही कह रहा हूं, ये पेमेंट ड्यूरिंग द ईयर की नहीं है क्या? है, पर देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द पेमेंट एंड एक्सपेंस। अगेन आखिरी बात, कंक्लूजन, ये एक्सपेंस है या पेमेंट है? इस साल एक्सपेंस है। जिस साल एक्सपेंस था उस साल डेफर्ड भी रिवर्स किया, जिस साल पेमेंट है उस साल में डेफर्ड रिवर्स नहीं करूंगा। अगर इस साल आप अज्यूम करें, मैं आपसे पूछता हूं, इस साल अगर कोई एक्सपेंस होता तो क्या डेफर्ड रिवर्स होता? यस, पर उस हद तक रिवर्स होता जो इससे पर्टेन करता है, क्योंकि डेफर्ड से पर्टेन करता है ना। मैंने देखो यहां पे 2500 का एक्सपेंस किया है, अब 2500 के एक्सपेंस के अंदर क्या पूरा वो डेफर्ड वाला ये 1750 है, तो 1750 को इनकम बना दिया ताकि मेरे इनकम एंड एक्सपेंडिचर पे हिट नहीं आए। अब क्लियर है? बिल्कुल ये वही है। देखो ईमान, आप ये कह रही है ना पॉइंट नंबर 3, अभी उसने ये पूछा, पॉइंट 3 में ये लिखा हुआ है कि भाई हमारे पास सम फंड्स अमाउंटेड 3 मिलियन वर रिसीव फॉर सपोर्टिंग मेडिकल क्लिनिक्स एंड हॉस्पिटल्स, एक्सपेंस इतना हो चुका था, फर्दर ड्यूरिंग द ईयर आप फर्दर एक्सपेंडिचर लिखा हुआ है बाजी, फर्दर एक्सपेंडिचर लिखा हुआ है। फर्दर एक्सपेंडिचर का मतलब इट कैन बी एन एक्सपेंस, इट कैन बी एन पेमेंट। तो आपको कैसे पता लग रहा है ये पेमेंट है? जब आपने अकाउंट बनाया, तो क्या ये 0.35 मिलियन और ये 3,50,000 बाद एक ही है? बात क्लियर है? तो ईमान, ऊपर जो आपको एक्सपेंडिचर लिखा हुआ दिख रहा है, इसमें से यू गाइस नीड टू आइडेंटिफाई क्या वो एक्सपेंस है या पेमेंट है। क्लियर है ईमान? अब क्लियर है? यू गाइस नीड टू आइडेंटिफाई एंड डिफरेंशिएट बिटवीन एक्सपेंस एंड पेमेंट। ओके जी, हाँ भाई, क्लियर था? सही है। अब इसके ऊपर मैं ये सेशन को यहाँ पे कंक्लूड तो सिर्फ इस हद तक करूँगा कि आप इसको घर से पूरा करें। कल की क्लास में फिर एक और एनपीओ कराऊंगा। सही है? पक्की बात है? इससे भी मुश्किल? सही है, आप ये करके आइए। तो प्लीज़ मैं इसकी पीडीएफ आपको दे रहा हूँ, पर एक रिक्वेस्ट आप सबसे ये है कि इसकी बैलेंस शीट आखिर तक बनाओ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना के आना, फिर हम डिस्कस करते हैं। पर यहाँ तक का सोल्यूशन मैं दे देता हूँ। सही है? चलें जी, मिलते हैं अगली क्लास में। अल्लाह हाफ़िज़।